गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह सामाजिक समूह है। चूँकि ये समाजशास्त्र का बेसिक आधार टॉपिक है, जैसे सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय, संस्कृति, सभ्यता, जिसमें संस्कृति सभ्यता के बारे में हमने पिछले टॉपिक में डिस्कशन कर दिया। आज ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामाजिक समूह। जनरली स्टूडेंट्स ये भेद नहीं कर पाते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाए, किसे सामाजिक समूह कहेंगे, किसे समिति कहेंगे, किसे संस्था कहेंगे, किसे समुदाय कहेंगे। तो आज इसकी शुरुआत हम करते हैं सामाजिक समूह से। तो सामाजिक समूह जो है, सब लोग आप लोग सुनते होंगे समाज में अनेक तरह के समूह पाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसी कल्पना भी है कि वह शुरू से किसी न किसी समूह का सदस्य रहा है, प्राचीन समय से भी। तो क्या आधार है, कैसे हम कहेंगे कि यह फला जो समूह, कैसे डिफाइन करेंगे कि समूह क्या होता है। तो समूह के लिए जो है कई समाजशास्त्री हैं, जैसे बोगार्डस हैं, जॉनसन हैं, इन्होंने तो बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का ही अध्ययन है। इसमें गिडिंग्स आते हैं, मैकायरन पेज आते हैं, ऑकबर्न आते हैं, मर्टन हैं। इन्होंने अपने अपने आधारों पर समाज को समझाने, सामाजिक समूह को समझाने का प्रयास किया है। तो जो बेसिकली सामाजिक समूह है उसमें क्या होता है कि जैसे हम ये कह देते हैं कि लोग एक साथ इकट्ठा हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 लोग इकट्ठा हैं या 10 लोग इकट्ठा हैं, तो उसे हम समूह नहीं कह सकते हैं। समूह होने के लिए कुछ निश्चित एलिमेंट, कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनका होना नेसेसरी है, कि अगर वो तत्व हैं तो हम जो लोग इकट्ठा हैं उसको हम समूह कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उसे हम समूह कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो एक सामाजिक समुच्चय है, सोशल एग्रीगेट्स, कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं। उसी तरह मान लीजिए कि समान आय वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक समान शिक्षित व्यक्ति हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता एक समान है, तो उन्हें हम सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं कर, वो एक श्रेणी होती है, सामाजिक श्रेणी। तो सामाजिक समूह क्या है? तो सामाजिक समूह है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान हित एवं रुचियों पर आधारित हो और जो परस्पर अंतःक्रिया करते हो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मतलब क्या हुआ कि समान हित हो उसमें और रुचियाँ हो, और इसके आधार पर जो है व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है, वही है सामाजिक समूह। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि व्यक्तियों में एक ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट की भावना पाई, समूहशीलता की भावना पाई जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। तो ये तो मनोवैज्ञानिक रीज़न हो गया, लेकिन जो वास्तविक समाजशास्त्री ढंग से समूह की हम व्याख्या करते हैं उसमें ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मर्टन की इसमें डेफिनेशन है, मर्टन ने जो बताया है सामाजिक समूह के लिए, उन्होंने 2 तत्वों को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, व्यक्ति पक्ष और व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। मतलब उनका कहना है कि समूह के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी क्या होनी चाहिए कि उन व्यक्तियों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्तिपरक और वस्तुपरक पक्ष। व्यक्तिपरक पक्ष मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसे यह पता होना चाहिए कि मैं फला समूह का सदस्य हूँ। और वस्तुपरक पक्ष जो होता है वह होता है कि समूह के जो बाहर के व्यक्ति हैं वह यह जाने कि फला व्यक्ति उस समूह का सदस्य है। तो ये मर्टन की जो डेफिनेशन है सामाजिक समूह के बारे में। तो इस तरह से लोगों ने, कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह को समझाने का प्रयास किया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में जो है कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है पारस्परिकता एवं जागरूकता। मतलब क्या है कि समूह में एक दूसरे के सदस्य, दोनों मतलब जितने सदस्य हैं वो आपस में जागरूक होने चाहिए कि हाँ, हम लोग का निश्चित उद्देश्य है, निश्चित रुचियाँ हैं, जिसके आधार पर हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दूसरा क्या होता है कि एकाधिक मनुष्यों की सदस्यता, मतलब एक व्यक्ति से समूह का निर्माण नहीं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति, 2, 4, 10, 20 ऐसे होते हैं तब समूह का निर्माण होता है। उसके बाद आता है पारस्परिक अंतःक्रियाएं। मतलब कि जो मर्टन की डेफिनेशन हमने बताया कि 200 व्यक्ति हों, उसमें परस्पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया होती रहे। उसके साथ होता है कार्य विभाजन। जैसे मान लीजिए कि हम एक समूह है, तो समूह में भी कई सदस्यों का एक क्रम होता है और उसी सदस्यों के अनुसार योग्यता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि फला व्यक्ति ये कार्य करेगा, फला व्यक्ति ये कार्य, मतलब कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति एक ही कार्य करे, कार्यों का विभाजन हो जाता है। उसके बाद होती है सामान्य रुचि। एक समान रुचि होगी तभी समूह की कल्पना की जा सकती है। उसके बाद है ऐच्छिक सदस्यता। ये जरूर नहीं है कि हम जबरदस्ती हमको समूह का सदस्य बनाया जाए, उसकी सदस्यता लेना हमारी इच्छा पे निर्भर करता है।
उसके बाद हो गया सामान्य मूल्य, एक समान मूल्य होने चाहिए। सामान्य लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य मतलब कि किसी समूह का निर्माण है तो उसके पीछे जो हमने बताया कि समान हित एवं रुचि, वही क्या है कि एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब समान हित और रुचियां के आधार पर व्यक्ति के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो इस तरीके से समूह की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। उसमें एक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है अपनेपन की चेतना। ये गिडिंग्स ने इस विशेषता को महत्वपूर्ण माना है समूह के लिए, मतलब कि अपनेपन, समूह के सदस्यों में एक अपनापन होना चाहिए। तो इस तरीके से समूह क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं जिस पर हमने चर्चा किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण समूह हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने समूह को कई भागों में बांटा है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी दो इम्पॉर्टेंट समूह है, जिसमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो सारे आते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है, जो कोड्स हैं, यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चन के रूप में ही ये सारी चीज़ें आते हैं। तो अब प्राथमिक समूह की हम बात करते हैं कि प्राथमिक समूह क्या होता है। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो चार्ल्स कूले ने 1909 में, उनकी बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी बुक है, तो यह चार्ल्स कूले की 1909 में ये आई थी। उसमें इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक समूह होता है उसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध यह होना निश्चित है। कि प्राथमिक समूह अगर है तो आमने सामने के घनिष्ठता के संबंध के आधार पर ही प्राथमिक समूह को हम बताते हैं कि फला समूह प्राथमिक समूह है। इसीलिए इन्होंने बताया कि इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन, मतलब कि आमने सामने की घनिष्ठता और सहयोग, ये प्राथमिक समूह के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। जिसे कहा जाता है कि परिवार, क्रीड़ा समूह, बच्चों का समूह, पड़ोस, मित्रों का समूह, मतलब क्या है, जैसे कि मान ली क्रीड़ा समूह, बच्चों का समूह क्या है कि एक निश्चित उद्देश्य हो गया, उनको खेलना है, ठीक है। तो वो क्या है कि एक साथ ही इकट्ठा होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, मतलब फेस टू फेस इंटीमेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये प्राथमिक समूह के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है, ये होना ही चाहिए। अब विशेषताओं की हम बात करें तो विशेषताओं में क्या होता है कि शारीरिक समीपता, जो अभी हमने बताया है कि शारीरिक रूप से बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उसका आकार छोटा होता है, संबंधों की अवधि। तो इस प्रकार जो है ये प्राथमिक समूह है। विशेष उदाहरण के रूप में हमने बता दिया कि परिवार हो गया, मित्रों का समूह हो गया, पड़ोस हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, ठीक है। अब इसके महत्व को, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको ये ना सोचिएगा कि विशेषताएं हमने बता दिया उधर, ये सारे क्वेश्चन आता है कि परिवार किस समूह का उदाहरण है, या बच्चों का क्रीड़ा समूह किस समूह का उदाहरण है, प्राथमिक का है कि द्वितीयक का है। तो ये जब जानेंगे आप कि इसमें फेस टू फेस, आमने सामने की घनिष्ठ संबंध, तो तुरंत आंसर करेंगे कि ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अब इसके महत्व पर चर्चा करें तो कूले ने बताया है कि सामाजिक आदर्शों एवं सामाजिक नियंत्रण के निर्माण में मौलिक होते हैं। मतलब कि जो बच्चों का प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सोशलाइजेशन वो परिवार क्रीड़ा समूह में ही होता है। मतलब कि क्या है, जो सामाजिक आदर्श है बच्चे वहाँ से सीखते हैं और बच्चों पर नियंत्रण का वह कार्य करता है। पार्सन्स हैं जो एक समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि मानवीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन, मतलब कि एक व्यक्ति को मानव बनाना, यह प्राथमिक समूह से ही शुरू होता है। तो ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, पूछता है, क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, चाहे अन्य परीक्षाओं में आता है कि मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह को किसने कहा है, तो वह है पार्सन्स। किम्बल यंग ने बताया है कि मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि है। प्राथमिक समूह जो होता है वह मौलिक मानव संघों की प्रतिनिधि है। ये है, ये कोर्स है, ये क्वेश्चन के रूप में है, किसने कहा है। महत्व की हम बात करें तो सामाजिक समूह क्या है, वह उससे बच्चों का समाजीकरण होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। तीसरा है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मान लीजिए कि पड़ोस है, पड़ोस के सदस्यों आपस में किसी निश्चित आवश्यकता पड़ गई तो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे में सहयोगी भावना होती है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक, अभी हमने बताया कि समाजीकरण जब होगा तो उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया समाजीकरण जो होती है पर्सनालिटी से जुड़ी होती है, कि जिस तरीके का सोशलाइजेशन होगा उसी तरह का बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप होगा।
फिर उसका हो गया संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक। मतलब क्या है कि एक समूह की जो संस्कृति है वह दूसरे समूह में ट्रांसफ़र होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि आपस में लोग जुड़े हुए हैं, फिर उनसे कोई जुड़ता है तो उस समूह की संस्कृति दूसरे समूह में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस था ये। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। तो चार्ल्स कुले ने तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, लेकिन द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है उसकी एग्जैक्ट किसी ने डेफिनेशन नहीं दी। लोग यही बताया कि जो समूह प्राथमिक नहीं है वो द्वितीयक होते हैं। इसमें आते हैं जॉर्ज सी होमन्स, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेल स्ट्रीट। इन्होंने अपने अपने तरीके से द्वितीयक समूह को समझाने का प्रयास किया है। मतलब द्वितीयक समूह पाया जाता है, वो कहा जाता है कि सब एवं जटिल समाजों की विशेषता है। अब जैसे मान लीजिए कि द्वितीयक समूह हम कहेंगे किसे? प्राथमिक समूह तो समझ में आ गया कि फेस टू फेस इंटीमेशन कोऑपरेशन। द्वितीयक समूह, मान लीजिए कि द्वितीयक समूह का उदाहरण जो है वह है मान लीजिए राजनीतिक दल या व्यापार संगठन या मजदूर संगठन। मान लीजिए कि मजदूर संगठन हो गया। मजदूर अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, मान लीजिए किसी जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि मजदूरों के प्रति जो शोषण हो रहा है, मजदूरों के अहित के लिए जो कार्य हो रहा है, मतलब उनके हित में जो कार्य नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो उसके लिए मान लीजिए वो निश्चित कोई तारीख निश्चित करते हैं और इकट्ठा होते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ जितने भी मजदूर इकट्ठा होते हैं वो लगभग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के बीच उनमें कोई अंतक्रिया कभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनमें उद्देश्यों की समानता है कि उनको पता है कि पूरे एक प्रदेश के जितने मजदूर हैं उनके अहित में कार्य हो रहा है, तो इसलिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। तो उस प्रदेश के सारे मजदूर एक साथ इकट्ठा होते हैं। मतलब क्या हुआ कि उद्देश्यों की समानता हुई लेकिन घनिष्ठता नहीं हुई संबंधों में, फेस टू फेस इंटीमेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उद्देश्यों के आधार पर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो समूह के लिए विशेषता क्या है कि उद्देश्य समान होना चाहिए, सामान्य रुचि होना चाहिए, जो शुरू में हमने बताया। प्राथमिक समूह में क्या है कि फेस टू फेस इंटीमेशन होना चाहिए। द्वितीय समूह में ऐसा नहीं होता, क्योंकि द्वितीय समूह जो जटिल समाजों की विशेषता होती है, ठीक है। इसी तरह मान ली कोई राजनीतिक दल है, तो दल के उस दल को मानने वाले जितने लोग हैं, उन दलों में हो सकता है कि एक दूसरे से कोई ना जानता हो, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये सिंबल हमारा है और इस पे इसके लिए हमें इकट्ठा होना है, उसके लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनमें कोई आपसी संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो संबंध हैं, लोग इकट्ठा होते हैं सामान्य रुचि के आधार पर, और जिसके बीच औपचारिक संबंध होते हैं, औपचारिकता मात्र होती है। प्राथमिक समूह में क्या होता है? अनौपचारिकता होती है। लेकिन इसमें क्या है कि एक नियम और कानून के तहत लोग इकट्ठा होते हैं, औपचारिकता बस होती है, तो वो क्या है? द्वितीयक समूह होते हैं। इसमें देखिए यहाँ लिखा है घनिष्ठता एवं अपनेपन का अभाव। प्राथमिक समूह में क्या होता है? घनिष्ठता होती है, सहयोग की भावना होती है, अपनापन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? घनिष्ठता एवं अपनेपन का अभाव। मान लीजिए क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन के आ गया कि घनिष्ठता एवं अपनेपन का अभाव किस समूह की विशेषता है। तो अब जब जानेंगे कि द्वितीयक समूह क्या होता है, तो उस आधार पर ये आंसर आप कर सकते हैं कि ये द्वितीयक समूह की विशेषता है। डेविड रीजमैन जो है वो लोनली क्राउड में, उनकी बुक है लोनली क्राउड, उसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। मतलब क्या है कि उसका जो मेंटल सेटअप है, मानसिक जो लगाव है, वो अपने समूह से है। वो भीड़ में तो इकट्ठा है, लेकिन भीड़ में इकट्ठा होने के बाद भी अपने को अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी लोग हैं उनके बीच घनिष्ठता का अभाव है, चेतना का, अपनेपन का अभाव है। अब उसके बाद से बिरस्टीड ने बताया जो द्वितीयक समूह विशेषता, कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं होते हैं। मतलब कि वो सभी समूह द्वितीयक कहे जाएंगे जिसमें प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं पाई जाती। अब यहाँ विशेषताओं की हम बात करेंगे तो ये बड़ा आकार होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है इसमें। मतलब जो भी हमने बताया कि प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष संबंध हो, मतलब आमने सामने का संबंध हो, लोग एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। यहाँ क्या होता है? अप्रत्यक्ष संबंध। अवैयक्तिक पर्सनल संबंध कोई नहीं होता है। हम की भावना का अभाव, मतलब कि वी फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद से होता है कि औपचारिक संबंध, जो अभी हमने चर्चा किया था कि औपचारिक संबंध होते हैं। अब इसके बाद से उदाहरण में इसका हम देख लें, जैसे भीड़, राजनीतिक दल, व्यापार संगठन, मजदूर संगठन, जिसकी अभी चर्चा हमने की है कि राजनीतिक दल क्या है, उस आधार पर लोग कैसे इकट्ठा होते हैं, क्या हित होते हैं, और कैसे वह राजनीतिक दल द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं।
इसके बाद आता है आभासी समूह या अर्ध प्राथमिक समूह। तो मतलब इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या और घनिष्ठता और आमने सामने के संबंधों के आधार पर तो प्राथमिक होते हैं, लेकिन उनकी संरचना के आधार पर वे द्वितीयक होते हैं। मतलब दोनों के बीच के संबंध होते हैं, उसे अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है स्काउट ग्रुप। जैसे स्काउट ग्रुप में क्या हो गया कि मान लीजिए कि 10 से 15 दिनों के लिए लोग एक साथ कैंप में रहते हैं, ठीक। तो अब देखिए, एक साथ कैंप में रहे 10 से 15 दिन, तो हो सकता है कि उस 10 से 15 दिन में जितने भी विद्यार्थी, मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं, उनके बीच घनिष्ठता हो जाए। उनके रोज़ उनको मिलना है, सवेरे मिलना है, सवेरे मिलकर अपने कार्य को करना है, तो हो सकता है कि उन्हें घनिष्ठता भी हो जाए। रोज़ आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, तो इस आधार पे जो लिखा है ना कि सदस्य संख्या, घनिष्ठता और आमने सामने के संबंध के आधार पे तो प्राथमिक हो गए, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, संरचना के आधार पे द्वितीयक होते हैं। मतलब कि जगह जगह से बच्चे आए हैं, ठीक है, एक दूसरे से पहले नहीं जानते थे, ठीक, और लेकिन उद्देश्य के आधार पे निश्चित उद्देश्य है कि एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो इन दोनों के बीच का जो समूह होता है वह अर्ध प्राथमिक समूह होता है, जिसे कहते हैं स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, कॉलेज यूनियन, क्लब। ये क्या है कि आमने सामने के संबंध घनिष्ठता के आधार पे तो प्राथमिक हैं, लेकिन संरचना के आधार पे वे द्वितीयक हैं। तो इस तरीके से जो अभी सामाजिक समूह की बात, तो इस तरीके से हमने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की चर्चा की, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ आता है कि भीड़, क्राउड, श्रोता समूह, ऑडियंस, और जनता, पब्लिक। ये तीनों चीज़ क्या होती है? भीड़ में भी लोग इकट्ठा होते हैं, श्रोता समूह में भी लोग इकट्ठा होते हैं, और जनता, पब्लिक, इसमें भी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या चीज़ है? तो भीड़ क्या है? लोगों का ऐसा समूह जो कि अव्यवस्थित, अस्थिर समूह होता है। ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी बिखर जाता है। मान लीजिए कि सड़क चलते ही कोई घटना हुई जिसके बारे में हमको जानकारी कुछ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम निकलते हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया और अचानक से लोगों की भीड़, लोग वहाँ इकट्ठा हुए। मतलब कि वहाँ हितों की समानता नहीं है, न ही किसी के व्यक्ति के बीच पारस्परिक किसी प्रकार का संबंध है। मतलब कि अचानक से कोई घटना घटी, वहाँ धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए और फिर तुरंत अचानक से लोग हट गए। मतलब कि बहुत जल्दी लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत जल्दी वो भीड़ बिखर जाती है, लोग दूर दूर चले जाते हैं। तो ये हो गया भीड़, क्राउड। श्रोता समूह मतलब ऑडियंस। यहाँ क्या है कि दूसरा हो गया श्रोता समूह, ऑडियंस। मतलब क्या है कि इसमें उद्देश्यों की समानता होती है, जगह निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए किसी कवि या कोई मुशायरा होने वाला है और हमको पता है कि फला डेट पर, फला जगह पर यह चीज़ होने वाला है। मतलब क्या है कि वहाँ जितने लोग इकट्ठा होंगे उनको उद्देश्य पता है कि किस उद्देश्य से वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उनको पता है कि हमें मुशायरा सुनना है, उसका वहाँ जाना है, निश्चित जगह स्थान निर्धारित है। तो ये हो गया ऑडियंस की, मतलब निश्चित पूर्व निश्चित स्थान और उद्देश्यों की समानता होती है। इस प्रकार जो लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम श्रोता समूह बोलते हैं। जनता क्या होगी? पब्लिक। अब पब्लिक जो है वह भीड़ और श्रोता समूह के बीच की स्थिति होती है। मतलब कि यह संगठित भी होती है और मतलब संगठित भी नहीं होती है और असंगठित भी नहीं होती है। अब संगठित किस तरह नहीं होती है? जैसे मान लीजिए कि श्रोता समूह में क्या हुआ कि लोग एक साथ इकट्ठा हुए पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, माने शारीरिक समीपता है, लोग एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। लेकिन जनता में ऐसा नहीं है, असंगठित भी नहीं है। मतलब कि उनको जो है असंगठित भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर लोग बिखरे हुए हैं उनमें रुचियों में समानता, उद्देश्यों में समानता है, तो इस आधार पर वह असंगठित भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई विचार है और उस पर पब्लिक ओपिनियन को हमको जानना है। तो मान लीजिए कि कोई टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है और उस पर मत देना है, पब्लिक का मत जानना है कि हाँ ये क्या विचार पब्लिक के हित में है कि नहीं है। तो क्या हुआ कि लोग के भी शारीरिक समीपता भी नहीं है, लोग अपने अपने घरों पे स्थित हैं, लेकिन उद्देश्य की समानता है कि एक ही उद्देश्य के लिए वो कार्यक्रम चल रहा है और उस पर अपने मत को देना है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि पब्लिक जो है वह न ही संगठित है और न ही असंगठित है। इस प्रकार ये तीन चीज़ हो गई, भीड़, श्रोता समूह और जनता, मतलब क्राउड, ऑडियंस और पब्लिक। तो ये तीनों में डिफरेंस इस प्रकार का है। तो इस तरीके से आज का ये छोटा सा टॉपिक था।
अभी नेक्स्ट टॉपिक में समूह से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे संदर्भ समूह क्या होता है, संदर्भ व्यक्ति क्या होता है, सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत क्या होता है, फिर अनेक समाजशास्त्रियों ने समूहों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो कि क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। तो पुनः आज के टॉपिक में अपने विद्यार्थियों से मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप जो भी इस समाज में महामारी फैली हुई कोविड-19 की, उससे बचें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।